अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम इंटरप्ट को डिस्कस किया था। अभी हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोसीजर्स के नाम से हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं। प्रोसीजर्स जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक सब रूटीन होती है, या इसको मेथड भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं। और ये आप फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ भी करते हैं। और ये होता इसलिए है कि समटाइम्स आपका कोई काम होता है जो रिपीटेडली आपने करना होता है, तो बजाय इसके कि वो कोड आप बार बार उसको कॉपी करके लिखें, तो उसका तरीका ये होता है कि उसका एक फंक्शन बनाकर लिख दिया जाता है। और उस फंक्शन को जहाँ पे ज़रूरत होती है हम कॉल कर लेते हैं। असेंबली में इसको प्रोसीजर कह देते हैं। और इससे ये है कि ये एक तो आपकी मेमोरी स्पेस जो है वो सेव हो जाती है, और ज़ाहिर है ईज़ियर है आपके लिए यूज़ करना। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है जो असेंबलर है उसको लिंक करने में प्रोसीजर को, और वहाँ से रिटर्न के लिए। जब आप प्रोसीजर लिख लेते हैं तो उसके लिए आप कॉल की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है प्रोसीजर से वापस आने के लिए। सपोज़ करें कि आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। ये ये आपका जो प्रोग्राम है ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आपने कुछ कोड लिखा हुआ है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ पे आप कॉल करते हैं प्रोसीजर को, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीजर का नाम आ जाएगा। सपोज़ करें कि मैं P1 कह रहा हूँ उसको, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल आएगी तो क्या होगा कि जो ये वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी ना, इसका जो एड्रेस है ये आपका पुश हो जाएगा स्टैक के ऊपर। ये अगर स्टैक है तो ये यहाँ पे पुश हो जाएगा, ये वाला एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। और जैसे ही ये P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आएगी, तो वो क्या करेगी कि उसने यही एड्रेस आपका यहाँ से पॉप करके वापस आईपी के अंदर लेके चले जाना है, ठीक है। तो आईपी के अंदर जब ये वापस लोड हो जाएगा एड्रेस, तो आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगी वापस। इसके अलावा जो प्रोसीजर है वो हमारा, ये डायरेक्टिव इसके लिए यूज़ होते हैं। PROC डायरेक्टिव होता है, ये इसके साथ स्टार्ट होता है, और एंड पी इसके एंड करने के लिए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा C++ के अंदर ना आप करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं आप, ठीक है। तो आप उसके अंदर इस तरीके से फंक्शन लिखते हैं। सपोज करें कि ये आपने फंक्शन लिखा है, ठीक है। और तो आप उसको इस तरह करली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज करके लिखते हैं, और ये यहाँ पे आपकी ये फंक्शन बॉडी कहलाती है। इसी तरीके से इसके अंदर आपका ये प्रोसीजर होता है, और एंड पी होता है, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और ये हमेशा उसके नाम के साथ आएंगे। जो भी आपको फंक्शन का नेम होता है ना उसके साथ होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये दो प्रोसीजर लिखे हुए हैं, ये सम्स जो है ये नेम है प्रोसीजर का, और उसके बाद ये प्रोसीजर डायरेक्टिव आ गया, और उसके बाद ये नियर और फार भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। और ये नीचे ये इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं सारी। उसके बाद यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है, और इसके बाद ये यानी आखिरी इंस्ट्रक्शन जो होती है प्रोसीजर की वो रिटर्न होती है। और उसके बाद ये यहाँ पे सम्स वही नाम आ जाएगा प्रोसीजर का, और उसके साथ एंड पी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये नीचे दूसरा प्रोसीजर है सम्स वन के नाम से, और ये भी मोर और लेस सेम चीज़ ही है। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि वो जो पहला था उसके साथ हमने नियर यूज़ किया है, इसके साथ फार यूज़ किया है। प्रोसीजर जो हैं ये दो टाइप्स के हैं, एक नियर प्रोसीजर है, एक फार प्रोसीजर है। जो नियर प्रोसीजर है वो आपका उसी सेगमेंट के अंदर डिफाइंड होता है जहाँ पे जिस सेगमेंट के अंदर आपका बाकी कोड होता है, ठीक है। जबकि जो फार प्रोसीजर है ये आपका इंटर सेगमेंटल होता है, कि ये किसी दूसरे सेगमेंट में डिफाइंड होगा, ठीक है। इसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगी। और जब आप इसको कॉल करते हैं ना, तो जब नियर प्रोसीजर कॉल होता है तो उस टाइम आपका स्टैक के ऊपर सिर्फ आईपी पुश होता है, ठीक है।
और जब आप फार प्रोसीजर कॉल करते हैं तो उसमें आपका आईपी और सीएस दोनों पुश होते हैं स्टैक के ऊपर। और जब आप वहाँ से ये रिटर्न की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी फार प्रोसीजर के केस में, तो उस टाइम सीएस भी पॉप होगा और आईपी भी पॉप होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका पूरा सेगमेंट चेंज हो जाता है। इस वजह से ये 4 बाइट्स की होती है और ये 2 बाइट्स की होती है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अगर आप देखें तो ये इन दोनों का ऑप कोड डिफरेंट है। ये जो इंस्ट्रक्शन ये वाली है ऊपर, इसका ऑप कोड आपके पास ये C3 आ रहा है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे है तो यहाँ पे इस रिटर्न का ऑप कोड CB आ रहा है। बाकी सारा कोड आप देख लें सेम है। तो ये असेंबलर को यहाँ से पता चलता है कि ये जो है ना, ये 2 बाइट्स की है और ये 4 बाइट्स की है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो वैसे आपने देखा होगा सी प्लस प्लस के अंदर जब आपने किया है काम या वैसे आप करते हैं तो उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी रिटर्न टाइप होती है, कुछ की नहीं होती, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम उसको पास करते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो वो इस सारे पे हम डिस्कशन करेंगे बाद में। अभी हम बेसिक सा ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इसमें ये जो पैरामीटर्स पास ऑन करने का तरीका है वो या तो आप रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा है स्टैक के थ्रू। तो अभी फ़िलहाल हम रजिस्टर वाला देख लेते हैं, स्टैक वाला बाद में देखेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो उसको नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि ये शुरू में तो हमने वही पुराना काम ही किया है यहाँ तक। और ये हम डेटा सेगमेंट में उसका एड्रेस लोड कर रहे हैं, और ये AX में हमने एक नंबर लोड किया, BX में दूसरा लोड किया, और ये कॉल एडिशन, ये हमने प्रोसीजर को इस तरीके से कॉल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सारा नीचे ये कमेंट हुआ है, ये सिंगल लाइन कमेंट है और ये ब्लॉक कमेंट है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा मेन प्रोसीजर एंड हो गया, और ये यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है जो एडिशन का प्रोसीजर हमने लिखा था, ठीक है। उसके अंदर एक ही कमांड लिखी है, ऐड AX और BX, ठीक है, और रिटर्न कर रहे हैं और कुछ भी नहीं किया। तो ये क्या करेगा कि हमने जो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके उसका सम AX में रिटर्न कर देगा आपको। तो इसमें जो हमने पैरामीटर्स इसको पास ऑन किए हैं वो AX और BX रजिस्टर के अंदर पास ऑन किए हैं। ये इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये यहाँ पे हमारे पास ये AX में फर्स्ट नंबर लोड हो गया और ये BX के अंदर सेकंड नंबर लोड हो गया। उसके बाद ये हमने इसको कॉल किया है, तो अभी देखिएगा ये स्टैक के ऊपर क्या चेंजेस आती हैं। अभी टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही कॉल हुआ तो ये नेक्स्ट जो थी आईपी की, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस था वो यहाँ पे पुश हो गया स्टैक के ऊपर, और आपका आईपी जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद ये ऐड हो गया और उसके बाद ये रिटर्न की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही रिटर्न एग्जीक्यूट होगी तो ये देखें आईपी आपका चेंज हुआ और ये स्टैक पॉइंटर भी चेंज हो गया वापस, और हम प्रोसीजर से वापस बाहर आ चुके हैं। उसके बाद ये इंट 20H है, तो ये आपको बताया था कि ये आप प्रोग्राम कंट्रोल वो वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर रिटर्न करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। बेसिकली आपकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें ये आपको कल भी बताया, इंटरप्ट जो है 3 चीज़ें पुश करती है स्टैक के ऊपर, फ्लैग रजिस्टर, CS और आईपी। तो ये तीनों ये देखें यहाँ पे उसने पुश कर दी और ये आपका ख़त्म हो गया। अच्छा, ये एक और प्रोसीजर है जो कि आपका जो मैसेज है उसको प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब आपका प्रोसीजर होता है आप उसको अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट कर लें। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि आप उसका शुरू में कमेंट्स डाल के लिख दें कि ये प्रोसीजर जो है करता क्या है, इसका मकसद क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस प्रोसीजर प्रिंट्स अ स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग शुड बी नल टर्मिनेटेड। नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग वो होती है जिसके एंड पे 0 होता है, ठीक है। ये जैसे इसके एंड पे 0 है। और द स्ट्रिंग एड्रेस शुड बी इन SI रजिस्टर, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसको कॉल करने से पहले ये आपने इसको पूरा करना है, ये रिक्वायरमेंट को, जैसा कि यहाँ पे किया भी हुआ है। ये इसको कॉल करने से पहले SI रजिस्टर के अंदर उसका एड्रेस लोड कर लिया मैसेज का,
ठीक है, क्योंकि मैसेज में हमारी वो स्ट्रिंग पड़ी है। और उसके बाद ये साथ हर इंस्ट्रक्शन के साथ कमेंट ऐड किया हुआ, अगर आप ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है, जहाँ पे आपको लगता है कि कमेंट होना चाहिए तो वहाँ पे कर दें। और उसके बाद ये यहाँ पे एंड हो रहा है प्रोसीजर, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। ये देखें जी, ये रन हुआ है और ये आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब इसका आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब इसका क्या फ़ायदा, ये काम तो हम पहले भी कर रहे थे। तो इसमें ये है कि ये काम आप कर रहे थे, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर यही काम आपने कई दफ़ा करना हो, तो यहाँ पे देखें आपने ये एक इंस्ट्रक्शन लिखी और वो आपका मैसेज प्रिंट हो गया। इस तरह का अगर मेरे पास 100 मैसेज हों, मैंने वो प्रिंट करवाने हैं और डिफरेंट जगहों पे करवाने हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये एक और प्रोसीजर है नीचे प्रिंट नाम के नाम से। ये क्या करता है कि ये किस्म 8 बिट नंबर होगा वो जो डीएल के अंदर स्टोर्ड हो, और उसका ये डेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास ये सारे हेक्साडेसिमल में स्टोर्ड होते हैं आपके रजिस्टर के अंदर, और उसको आपने अगर उसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो ये प्रोसीजर सारा यही काम करता है, आपने सिर्फ वो नंबर लोड करना है और ये उसको कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये डीएल के अंदर 150 मूव करवाया है, ठीक है, और ये उसके बाद प्रिंट नाम को कॉल कर रहे हैं। अभी प्रोसीजर को भी मैं समझाता हूँ कि क्या हो रहा है उसके अंदर। एक दफ़ा आप एग्जीक्यूशन देख लें इसकी। ये एग्जीक्यूशन हुई तो ये देखें 150 प्रिंट हो गया। और इसमें आप कुछ भी मूव करवा दें, 8 बिट नंबर जो है ना, तो इसमें हम कोई और नंबर मूव करवा लेते हैं, ठीक है। ये सपोज करेंगे मैं 75H मूव करवाता हूँ, तो ये तो हेक्साडेसिमल में है, तो इसका इक्विवेलेंट जो डेसिमल नंबर बनता है वो आपका प्रिंट होगा, ठीक है। ये देखें 117 बनता है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब इसका हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर कर क्या रहा है, नीचे कोड में क्या है। अच्छा, सबसे पहले ये इधर डिफ़ाइन किया है कि 8 बिट नंबर को प्रिंट करेगा जो कि डीएल के अंदर आपका स्टोर्ड होना चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि वो नंबर आपका डीएल में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अच्छा एक चीज़, कॉमन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि वो हम ये करते होते हैं जब भी किसी प्रोसीजर में जाते हैं, तो हम जो रजिस्टर्स हैं ना, क्योंकि हमने रजिस्टर्स में सारा काम करना होता है, तो वो फिर उसको ओवरराइट कर देगा वैल्यूज़ को। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि वो रजिस्टर को पहले हम स्टैक पे मूव करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ए एक्स को भी स्टैक पे पुश करवा दिया, सी एक्स को भी पुश करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जो डी एल से वैल्यू थी उसको ए एल में लोड करवाया। ए एल में इसलिए लोड करवाया कि हम ये आस्की एडजस्ट की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, और ये आपको बताया था कि ये ए एल रजिस्टर पे ही एग्जीक्यूट होती है, तो इसलिए हमने वो डी एल से वैल्यू मूव करवाई है ए एल के अंदर। तो इसलिए क्योंकि हमने ए एक्स रजिस्टर यूज़ करना था तो उसको हमने मूव पुश करवा दिया स्टैक पे, सी एक्स को भी यूज़ करना था तो उसको भी पुश करवा दिया। जब ये आस्की एडजस्ट हो गया है तो उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं जो हाई बिट है उसको 9 के साथ, कि क्या वो अभी भी बी सी डी फॉर्मेट में आ गई है या नहीं है, अभी भी वो यानी 9 से ग्रेटर है। अगर वो बिलो होगी तो हम ये जंप करवा रहे हैं, उसको कंडीशनल जंप है यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। और अगर वो नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम जो ए एल वाला नंबर है उसको सी एल में मूव करवा रहे हैं और इसको दोबारा हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद हम ये रजिस्टर वापस रिस्टोर कर रहे हैं। अब देखें कि हमने पुश बाद में किया था सी एक्स, और पॉप हम उसको पहले कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बताया था कि जो स्टैक होता है ये आपका लिफो होता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें जो चीज़ एंड पे आप पुश करेंगे वो पहले पॉप आउट होगी, ठीक है। तो सी एक्स पहले पॉप हो जाएगा, उसके बाद आपका ए एक्स पॉप होगा, और उसके बाद हम इस प्रोसीजर से रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये देखें, ये अब डीएल के अंदर हमने वो नंबर लोड करवा लिया 75H, ठीक है। इसके बाद हम ये प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। प्रोसीजर कॉल हुआ और स्टैक भी साथ देखिएगा। अच्छा, स्टैक में अभी ये देखें प्रोसीजर कॉल हुआ तो ये स्टैक में हमारे पास रिटर्न एड्रेस आ गया,
और उसके बाद हमने क्या किया कि ए एक्स को पुश करवा दिया है और सी एक्स को पुश करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये सी एल में हमने वो वैल्यू मूव करवाई थी, ठीक है, कि -1, ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे कि किस लिए करवाई है। और ये ए एक्स को हमने ज़ीरो कर दिया। उसके बाद ए एल में हमने वो वैल्यू लोड करवाई है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर ASCII एडजस्ट लगाया हमने, ये 75H है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो ये देखें, इसको कन्वर्ट किया है तो ये हमारे पास ए एल के अंदर 07 आ गया और ए एच के अंदर 0B आ गया। उसके बाद हम ए एच को कंपेयर कर रहे हैं कि वो 9 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्रेटर है तो ये जंप नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो अब क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है ये ए एच वाली वैल्यू को, तो उसको जाहिर सी बात है हम ए एल में लाएंगे, तो पहले हमें ए एल वाली वैल्यू फिर हमारी ज़ाया हो जाएगी, तो उसको बचाने के लिए हम इसको फिर सी एल में मूव करवा रहे हैं पहले, ठीक है। ये इसको सी एल में मूव करवा दिया 07 को, और अब ये ए एल और ए एच को आपस में एक्सचेंज कर दिया। तो अब ए एल में 0B आ गया, इसको हम दोबारा इसको हमने एडजस्ट करना है, तो हम वापस आ गए ASCII एडजस्ट पे, ठीक है। इसको दोबारा हमने एडजस्ट किया, ये देखें 0101 आ गया ए एच और ए एल के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको वही दोबारा कंपैरिजन हुआ, इस दफ़ा कंडीशन ट्रू थी तो वो जंप कर गया नीचे। अब क्योंकि ये ए एक्स में जो वैल्यू है ये हमने प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट करवाने के लिए आपको पता है डी एल यूज़ होता है, तो इसको पूरे को हमने डी एक्स में मूव करवा दिया और ये डी एल और डी एच को एक्सचेंज किया है, क्योंकि ये नंबर हमारा जो है ना वो पहले हाई जो है वो ए एच डी एच के अंदर होगी और लो वाला नंबर जो है वो लो डिजिट जो है वो डी एल के अंदर होगा। तो पहले हमने हाई वाला प्रिंट करवाना है, इसलिए उसको एक्सचेंज किया। ये अभी आप क्योंकि दोनों वन है तो इसलिए समझ नहीं आ रही, तो नेक्स्ट एग्जांपल में ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद ये 3030H हमने ऐड किया है उसको ASCII में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये 3131 हो गया और ये ए एच में 2 मूव करवा के और ये हम प्रिंट करवा रहे हैं उसको, ठीक है। ये देखें जी 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि वो डी एल और डी एच को वापस स्वैप कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रिंट करवाने के लिए, और वो भी प्रिंट हो गया। और अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हम जैसे ही वो हुआ है प्रिंट, उसके बाद हम सी एल का कंपैरिजन कर रहे हैं ज़ीरो के साथ, क्योंकि हमने पहले इनिशियली सी एल में -1 मूव करवाया था। वो इसलिए मूव करवाया था कि अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर होगा जैसे कि इस केस में था, तो उस केस में हमारा वो सी एल चेंज हो जाता है, जैसा कि हमने क्योंकि हम ए एल से मूव करवाते हैं वैल्यू, और अगर हमने मूव ही नहीं करवाया तो वो सी एल में -1 नहीं पड़ा होगा। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और अगर वो इससे लो है ज़ीरो से, तो इसका मतलब कि -1 जो इनिशियल वैल्यू हमने स्टोर की थी वही पड़ी है, और अगर वो नहीं है तो वैल्यू ज़ाहिर सी बात है चेंज हो गई होगी, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो कि इस केस में ट्रू है, क्योंकि हमने अभी सी एल में 7 पढ़ा है तो ये ज़ीरो से लो नहीं है, ठीक है। ये साइंड कंपैरिजन होता है जो लो वाला होता है, और जंप इफ बिलो जो है वो अनसाइंड होता है, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद अब सी एल वाली वैल्यू हमने डी एल में लोड करवाई, क्योंकि इसको प्रिंट करवाना है, और इसमें अब 30 ऐड करवा के और इसको भी प्रिंट करवा दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका इंटरप्ट रिटर्न हुआ, और ये एक और प्रोसीजर है न्यू लाइन का, उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये उसके अंदर आप न्यू लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे और कुछ है नहीं तो इसलिए आपको नज़र ही नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी। और उसके बाद ये प्रोसीजर से हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अभी ये देखें कि स्टैक हमारा ये इस जगह पे, यहाँ से रिटर्न हुए वापस, हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे न्यू लाइन को हमने कॉल किया था, उससे नेक्स्ट लाइन पे आ गए, ठीक है। अब ये देखें कि सी एक्स को हम वापस पॉप करवा रहे हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, और ए एक्स भी पॉप करवा लिया, और अब हम प्रोसीजर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखें स्टैक आपका वापस उसी पोजीशन में आ गया है, और आपके जो रजिस्टर्स हैं वो भी आपके ओरिजिनल जो उनकी वैल्यूज़ थी वही आ गई हैं उसके अंदर, और आपका जो नंबर था वो भी आपका स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम नंबर चेंज कर लेते हैं। तो ये
75 था, इसको हम 29 कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। ये देखें जी, ये आपका नंबर जो है डीएल से हमने एएल में लोड करवाया, ठीक है। उसके बाद ये आस्की एडजस्ट लगा तो ये 0209 हो गया। इसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं एएच को, तो ये 09 से स्मॉलर है, तो ये आपका कंडीशनल जंप हो जाएगा। उसके बाद ये नंबर आपने डीएक्स से एएक्स में लोड करवाया, ठीक है। अब क्योंकि पहले हमने 2 प्रिंट करवाना है तो इसलिए इन दोनों को हम स्वैप करेंगे, ठीक है। ये स्वैप कर दिया और 30-30 ऐड करके तो ये हमने पहले 2 प्रिंट करवा लिया। उसके बाद हम 9 प्रिंट करवाना है तो वो डीएच में वैल्यू पड़ी है, तो उसको दोबारा एक दफ़ा हम स्वैप करेंगे, ठीक है। अब डीएल में 9 आ गया और अब इसको हम सेकंड नंबर भी प्रिंट करवा देंगे। और उसके बाद ये सीएल का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो सीएल में क्योंकि हमने कुछ चेंज ही नहीं किया तो वही इनिशियल वैल्यू पड़ी है, तो ये हमारा एग्ज़िट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। और इसी के साथ एक, ये तो अभी एक नंबर हमने प्रिंट करवाया। अगर हमने यही 100 तक प्रिंट करवाने हो, 1 से 100, तो उसके लिए ये एक लूप लिखा हुआ है। उसमें क्या है कि हम ये सी एक्स के अंदर 100 मूव करवा रहे हैं, ठीक है। इनिशियली लोड किया है 100 और ये एन एक वेरिएबल हमने ऊपर डिफ़ाइन किया जिसकी इनिशियलाइज हमने 1 से किया है जिसको। और ये देखें, ये हमारा लूप है, ये छोटा सा, जबकि इसमें काम बहुत बड़ा हो रहा है, ये देखें। तो इसमें होगा क्या कि ये वो 1 से 100 तक आपका नंबर प्रिंट करेगा। इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये आपका 1 से 100 तक सारे नंबर्स इस तरीके से प्रिंट करेगा। ये थोड़ा टाइम इसलिए भी ले रहा है क्योंकि हमारा जो जब भी प्रोसीजर कॉल हो रहा है तो वो जितनी भी हमने उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हैं वो सारी एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। सारी ना भी हो, कुछ अंदर कंडीशनल जंप्स हैं तो वो कुछ स्किप हो जाएंगी, लेकिन इस वजह से वो टाइम ले रहा है। लेकिन इसका ये बेनिफिट है आपको कि एक ही कोड हमने लिखा, वो बार बार नहीं लिखना पड़ा हमें। अब हम 100 नंबर्स प्रिंट किए हैं तो देखें वो इजीली हो गया। हमने बस एक छोटा सा लूप लगाया और उसके अंदर उसको कॉल कर लिया और ये हमारा काम हो गया, ठीक है जी। तो ये प्रोसीजर्स का ना बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और वो ये है कि आप कोई ये भी कह सकता है कि देखें हम लेबल लगा के और जंप करवा लेते हैं, जैसे ये सारा कोड हमने लिखा है। तो इससे पहले हम यहाँ पे ये जो ये वाला लाइन है प्रिंट नाम प्रोसीजर हमने डिफ़ाइन किया, यहाँ पे कोई लेबल लगा लें और यहाँ पे जहाँ कॉल कर रहे हैं वहाँ से आप अनकंडीशनल जंप करवा दें लेबल पे, और यहाँ पे आके आप उसको वापस जंप करवा लें, ठीक है। वापस कहाँ पे जंप करवाएंगे, जहाँ पे आपने इसको यहाँ से जंप करवाया था तो वापस आप यहाँ पे जंप करवा दें एक और लेबल लगा के, ठीक है। ये आपका काम उस वक्त चल जाएगा जब आपने एक ही दफ़ा यूज़ करना है। अब मसलन मैंने इसको कोड में अंदर 10-12 जगहों पे यूज़ करना है, मैंने यही कहा जो ये कोड है इसको मैंने 10-12 जगहों पे रीयूज़ करना है। तो ठीक है, मैं जंप तो कर जाऊँगा कि मैंने एक उसको यहाँ से जंप करवा दिया, ठीक है। यहाँ से एक दफ़ा जंप करवा दिया, दूसरी दफ़ा मैंने यहाँ से जंप करवा दिया, तीसरी दफ़ा मैं उसको यहाँ से जंप करवा रहा हूँ, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि मैंने वापस कहाँ पे जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो आपने अनकंडीशनल जंप लगाया होगा ना, ठीक है। यहाँ पे आप उसको वापस जंप करवाएंगे, ठीक है। कोई भी लेबल होगा, सपोज करें L1 लेबल है तो L1 जहाँ पे लिखा होगा वो वहाँ पे जंप कर जाएगा। L1 हमने यूज़ किया हुआ तो चलो हम इसको L5 कर देते हैं। तो L5 सपोज करें आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने L5 लेबल यूज़ किया, तो पहली दफ़ा तो आपने कॉल किया वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी दफ़ा जब आप उसको यहाँ पे दोबारा यहाँ से जंप करवा रहे हैं, ठीक है, आप जंप करवाएंगे वो इधर आएगा, ये सारा काम चल के तो यहाँ से उसने वापस जंप करना है L5 के ऊपर, तो L5 दोबारा वो यहाँ पे आ जाएगा, इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं, ये आपका यहीं पे फंसा रहेगा कोड। तो इसके लिए फिर हम ये जंप्स यूज़ नहीं करते, इसके लिए फिर ये प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, ठीक है।
ये भी था कि अगर किसी के जहन में कोई ये सवाल भी हो सकता है आ जाए, तो इसको मज़ीद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसमें हमने प्रोसीजर्स कैसे सॉरी पैरामीटर्स कैसे पास ऑन करने हैं, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी इसमें आज हमने यही कुछ देखा है कि रजिस्टर जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था कि जैसे ही आपने प्रोसीजर में जाना है तो जो रजिस्टर्स आपने यूज़ करने हैं उनको पहले पुश कर लेना है, और यूज़ करने के बाद आपने उनको वापस पॉप भी करना है, और पुश और पॉप का ऑर्डर आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। और बाकी वो स्टैक के थ्रू कैसे पैरामीटर्स पास करते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा इसके कमेंट्स के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।